हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर विद्युत रसायन शुरू करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है, काफ़ी बड़ा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर और शायद ये 7 नंबर का चैप्टर है। पिछली बार भी ये 7 नंबर का था, मतलब सर्वाधिक अंकों वाला ये चैप्टर है। तो इस जो पाठ का जो नाम है विद्युत रसायन, इसके नाम में ही इस चैप्टर का सार छुपा हुआ है। विद्युत रसायन को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, है ना। विद्युत रसायन, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। इस पूरे चैप्टर का जो सार है वो इसके नाम में ही है। तो इस चैप्टर में हमको किन बातों का अध्ययन करना है? सबसे पहला शब्द जो है विद्युत, है ना। तो विद्युत से बनता है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। और रसायन, तो रसायन से बनती है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो इस पाठ में हमें कैसे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और इन सारे परिवर्तनों में कुछ हमको सेल का अध्ययन करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें किन बातों का अध्ययन करना होगा कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन के तौर पे हम कैसे कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। एक बार और सुनो इसकी परिभाषा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं, उसकी समस्त क्रियाविधि का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन कहते हैं। बिल्कुल क्लियर चीज़ है। अब देखिए, जब हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे तो इसमें 2 तरह के टॉपिक होंगे। पहले टॉपिक में हमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना होगा, है ना। तो 2 तरह के सेल पढ़ते हैं। खैर, हम सेल का अध्ययन बाद में करेंगे। पहले मैं आपको बहुत छोटे छोटे से प्रश्न पढ़ा रही हूँ ताकि हमारा जो मुख्य इस चैप्टर का जो भाग है, सेल हमको जो पढ़ना है, उसको पढ़ने के पहले हम छोटे छोटे से क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, जिसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल, और एक में होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, उनको कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। परंतु इन दोनों प्रकार के सेल्स को पढ़ने के पहले हम कुछ छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है, धात्विक चालकता किसे कहते हैं, है ना। धात्विक चालकता, मेटेलिक कंडक्टिविटी, इंग्लिश में मेटेलिक कंडक्टिविटी, नाम से ही स्पष्ट है। हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। समस्त धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। ये बात तो हमको अच्छी तरह से पता है। और जब उन धातुओं में विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण। तो धात्विक चालकता के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि धात्विक चालकता किसे कहते हैं। तो धात्विक चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी से होता है, उन्हें हम कहते हैं धात्विक चालक। और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह किस रूप में होता है? इलेक्ट्रॉनों के रूप में। इनमें विद्युत धारा जो बहती है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती है। इस प्रकार की चालकता को धात्विक चालकता कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हम क्या लिखेंगे? लोहा, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, सोडियम, जितनी भी आपको धातुओं के नाम आते हैं ना, आप सारी धातुओं को यहाँ पर लिख सकते हो। तो समझ में आया बहुत अच्छे से कि धात्विक चालकता किसे कहते हैं।
तो हमको यहाँ बताना है कि धात्विक चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी से होता है और इनमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के रूप में बहती है। ऐसे पदार्थों को धात्विक चालक पदार्थ कहते हैं और इनकी चालकता धात्विक चालकता कहलाती है। उदाहरण के लिए लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, सोडियम और अन्य प्रकार की धातुएं, है ना। तो ये हमारे 2 छोटे प्रश्न कंप्लीट हुए कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं, दूसरा धात्विक चालकता किसे कहते हैं। अब तीसरी चीज आती है विद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं। विद्युत अपघट्य, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, ये क्या चीज है। देखिए मैंने आपको अभी ये चैप्टर जैसे ही स्टार्ट किया है आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि हम पहले छोटे प्रश्न पढ़ेंगे जिससे कि जो हमारा मेन टॉपिक है वो बहुत आसानी से आपको समझ में आए, क्योंकि हमको विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में बात करनी है। तो अभी जो मैंने आपको प्रश्न बताया कि धात्विक चालकता किसे कहते हैं, तो हमने कहा कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है और जिनमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन्स के रूप में बहती है उनको हम धात्विक चालक पदार्थ कहते हैं। तो आपको ये किससे रिलेटेड लग रहा है, ये विद्युत ऊर्जा से संबंधित लग रहा है, ठीक है ना। तो हमको जब विद्युत ऊर्जा वाले टॉपिक्स पढ़ने होंगे तब ये शब्द एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे तो आपको रासायनिक ऊर्जा और इजी लगेगी। तो देखिए विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में तो विद्युत के बैड कंडक्टर्स होते हैं, मतलब कि कुचालक होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, है ना, विरोधी होते हैं। ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु जब उसी पदार्थ को पिघली हुई अवस्था में हम लेते हैं या किसी विलयन में डिसॉल्व करते हैं, पानी में यदि घोल देते हैं तो उसका यदि विलयन लिया जाए पिघली हुई अवस्था में, वही पदार्थ विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ, ठीक है ना। फिर से सुनिए, ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं परंतु पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट्य। और जैसे ही इन पदार्थों को हम पानी में डालते हैं या अन्य किसी विलायक में जब इसको डिसॉल्व किया जाता है तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा तब तो वो इकट्ठा होगा, मतलब कि वो विद्युत का कुचालक होगा और वो एक अणु कहलाएगा सोडियम क्लोराइड का। परंतु जैसे आप इसको डिसॉल्व करते हो वाटर में तब क्या हो जाएगा, इसको घुलने पर ये अपने आयनों में पृथक हो जाएगा, धन आयन और ऋण आयन में। ये इकलौता सोडियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल नहीं है, और एग्जाम्पल्स है इसके पोटेशियम क्लोराइड, है ना। मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट हमने लिखा तो मैग्नीशियम पे 2+ चार्जेस, सल्फेट पे 2- चार्जेस। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फेट पे 2 चार्ज, हाइड्रोजन पे सिंपल 1 चार्ज। तो ये कुछ उदाहरण हैं। कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर पे 2+ चार्ज, सल्फेट पे 2- चार्जेस। तो विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं परंतु पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, और जब इनको पिघली हुई अवस्था में किसी अन्य विलयन में डाला जाता है तो वे अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार के विद्युत अपघट्य पदार्थों में जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वो किन के रूप में होता है, आयनों के रूप में इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और इस प्रकार की चालकता कहलाती है विद्युत अपघटनी चालकता। पढ़ेंगे अपन ये प्रश्न आगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं विद्युत अपघट्य की, ठीक है। अभी जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के, एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ और दूसरे का नाम है दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। प्रबल विद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इसको हम क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वीक ये वाला वीक आएगा, एक होता है WEE की वीक, है ना,
एक सप्ताह वाला वीक, एक कमजोर वाला वीक, है ना। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य, क्या अंतर है इन दोनों में? दोनों ही विद्युत अपघट्य है, मतलब दोनों पर ही ये बात लागू होगी कि ये दोनों पदार्थ ठोस अवस्था में तो विद्युत के बैड कंडक्टर्स हैं, लेकिन पिघली हुई अवस्था में विद्युत के गुड कंडक्टर्स हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है? ऐसे विद्युत अपघट्य पदार्थ जिन्हें जब हम पिघली हुई अवस्था में लाते हैं या किसी विलायक में घोलते हैं तो वो उस विलायक में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, मतलब कि पूरी तरह घुल जाते हैं और अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, धनायन में और ऋणायन में पूरी तरह विभक्त हो जाते हैं। पूरी तरह मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास 10 अणु हैं सोडियम क्लोराइड के और इसको मैंने पानी में डाल दिया, तो 10 के 10 सोडियम क्लोराइड पानी में जाने के पश्चात 10 तो सोडियम आयन देंगे और 10 क्लोराइड्स आयन देंगे, है ना। परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं? ऐसे विद्युत अपघट्य जो जल में विलय करने पर या किसी अन्य विलायक में विलय करने पर पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं, बल्कि अल्प मात्रा में आयनित होते हैं। जैसे कि ये एसिटिक अम्ल, मान लीजिए मेरे पास एसिटिक अम्ल के 10 अणु हैं, तो एसिटिक अम्ल का जब आप आयनन करोगे तो हाइड्रोजन आयन अलग और एसीटेट आयन अलग हो जाता है। तो 10 में से केवल मान लो 8 आयन ही बने हैं और 2 एसिटिक अम्ल के अणु एज इट इज बचे रह गए, मतलब पूरी तरह आयनित नहीं हुए। या 8 की जगह अपन 6 मान लेते हैं कि 6 अणुओं का तो आयनन हो गया, लेकिन 4 अणु ऐसे कैसे बचे रह गए। तो समझ में आ गया, दुर्बल विद्युत अपघट्य ऐसे विद्युत अपघट्य पदार्थ जो जल में डालने पर पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, इसलिए इनकी चालकता का मान ज़्यादा होता है। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो जल में डालने पर पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं, बल्कि अल्प मात्रा में आयनित होते हैं, इसलिए इनकी जो चालकता होती है वो कम होती है। एग्जाम्पल्स, तो वहाँ जो मैंने जितने भी उदाहरण लिखे हैं वो सारे प्रबल विद्युत अपघट्य के ही उदाहरण थे, है ना। HCl, Na2SO4, मतलब वो जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारे प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं, है ना। ये सब क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है। अब बात करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल्स की। तो पहला तो एसिटिक अम्ल हो गया, एक होता है CH3COONA सोडियम एसिटेट, एक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एक होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ये समझ में आ गया अच्छी तरह से कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या अंतर है और दोनों की डेफिनेशंस क्या है। मान लो अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लें कि दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य में अंतर लिखिए, तो पहला अंतर क्या होगा? ऐसे विद्युत अपघट्य जो जल में विलय करने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वे प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ऐसे विद्युत अपघट्य जो जल में विलय करने पर पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं, बल्कि अल्प मात्रा में आयनित होते हैं, वो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इतना बड़ा सेंटेंस न लिखते हुए हम ये भी लिख सकते हैं कि ये पूर्णतः आयनित होते हैं, ये अल्प मात्रा में आयनित होते हैं। दूसरा अंतर हम लिख सकते हैं कि इनकी आयनिक चालकता का मान, आयनिक चालकता मतलब कि आयनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना, क्योंकि वो धन आयन और ऋण आयन में डिवाइड हो चुके हैं, तो इनकी आयनिक चालकता का मान अधिक होता है ना। जबकि यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनकी आयनिक चालकता का मान कम होता है। तीसरी बात, इनमें आयनन की मात्रा अधिक होती है। अभी मैंने बताया ना कि 10 अगर हमने NaCl लिए तो 10 के 10 ही धन और ऋण आयन में बढ़ जाएंगे, इसलिए इनमें आयनन की मात्रा अधिक होती है। आयनन का मतलब धन आयन और ऋण आयन में बंटना, तो आयनन अधिक होता है। जबकि इधर हम क्या लिखेंगे कि इनमें आयनन की मात्रा कम होती है, क्योंकि कम मात्रा में वो आयनित होते हैं ना। जैसे मैंने बताया 10 एसिटिक अम्ल के हमने अणु लिए तो उनमें से 6 का ही आयनन हुआ, है ना, तो आयनन में कम होता है, इसमें आयनन अधिक होता है, इसलिए इनकी आयनिक चालकता अधिक होती है, तो इनकी आयनिक चालकता कम होती है। अगली बात, इनकी चालकता पर तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। इनकी जो आयनिक चालकता है उस पर तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि उधर चालकता पर तनुता का प्रभाव पड़ता है। तनु करने पर इनकी चालकता और कम हो जाती है। अबे तनुता क्या चीज़ है भाई? तनुता का मतलब होता है कि और पानी मिला देना। देखो हमारे पास में एक बीकर है
पानी है और 10 सोडियम क्लोराइड के हमने अणु डाले हुए हैं। क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो उसके बारे में भी हमने बात की कि प्रबल वो होते हैं जो पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। तो यदि आप 10 सोडियम क्लोराइड के अणु लोगे तो 10 के 10 धन आयन और ऋण आयन में डिवाइड हो जाएंगे ना। अब आप चाहे कितना ही इसमें पानी मिलाते जाओ, इसकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला तनुता का। तनु करना मतलब कि जल मिलाना। तो यदि आप कितना भी जल मिलाते जाओ वो तो 10-10 धन आयन और ऋण आयन में डिवाइड होगा ही। तो हम ये कहेंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य पर की चालकता पर तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि इधर एसिटिक अम्ल के 10 अणु थे, है ना, 10 में से सिर्फ 6 का ही आयनन हुआ। यूं ही उनका नेचर है कि वो दुर्बल है, आयनित होने में बहुत आलस आता है। और अगर आपने उल्टा और पानी डाल दिया ऊपर से तो क्या होगा, जल मिलाने पर इनकी तनुता और तनु करने पर इनकी चालकता और कम हो जाएगी। तो चालकता कम हो जाती है तनुता बढ़ाने पर, और इनकी चालकता जो होती है वो अप्रभावित रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और फिर लास्ट में इनके एग्जाम्पल्स लिख देना। तो ये अपना एक और प्रश्न बना। कितने प्रश्न हुए हमारे? विद्युत रसायन किसे कहते हैं, धात्विक चालकता किसे कहते हैं, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ तक क्लियर। अब अच्छा, विद्युत अपघट्य के ही जैसा एक और होता है विद्युत अनअपघट्य। बहुत अच्छा सा छोटा सा प्रश्न है ये भी। क्या प्रश्न है चौथा हमारा छोटा सा? विद्युत अनअपघट्य किसे कहते हैं? मतलब इसको इंग्लिश में हम कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? देखिए, 2 मिनट के लिए प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य को भूल जाते हैं अपन, फिर से आ गए अपने पुराने प्रश्न पे। विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, उनको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। जबकि यहाँ प्रश्न है कि विद्युत अनअपघट्य किसे कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब कि ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था के साथ साथ पिघली हुई अवस्था में भी विद्युत के कैसे होंगे? विद्युत के कुचालक ही रहते हैं। मतलब बिल्कुल विद्युत धारा जिनमें प्रवाहित ही नहीं होती है। ठोस अवस्था के साथ साथ पिघली हुई अवस्था में भी विद्युत के कुचालक ही रहते हैं। उन्हें हम विद्युत अनअपघट्य यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। कितना क्लियर है ना? अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इसका एक उदाहरण है ग्लूकोज। आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है? कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का? C6H12O6। आपने देखा कभी ग्लूकोज का आयनन होते हुए कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में इसको डिवाइड कर दो? कभी नहीं होता है। इसी तरह से यूरिया NH2CONH2 यूरिया, ये भी कभी भी धन आयनों ऋण आयनों में डिवाइड नहीं होता है ना? बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? तो ये हो गया विद्युत अनअपघट्य। अब एक और हम छोटा सा प्रश्न पढ़ लेते हैं कि विद्युत अपघटनी चालकता किसे कहते हैं? तो इसके बारे में अभी मैंने आपको जब विद्युत अपघट्य पढ़ाया था ना, तब इसका आंसर बोल दिया था। एक था धात्विक चालकता और उससे रिलेटेड है विद्युत अपघटनी चालकता। धात्विक चालकता के बारे में हमने क्या पढ़ा कि धात्विक चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से इजीली हो जाता है और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है। उनको धात्विक चालक पदार्थ कहते हैं। अब बात आई विद्युत अपघटनी चालकता किसे कहते हैं? तो विद्युत अपघटनी चालकता रिलेटेड है विद्युत अपघट्य पदार्थ से। तो हम बताएंगे यहाँ पर कि विद्युत अपघटनी चालकता विद्युत अपघट्य पदार्थों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जब विद्युत अपघट्य पदार्थ को पिघली हुई अवस्था में रखा जाता है तो वे अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं और इन आयनों के कारण जो चालकता उत्पन्न होती है या जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी चालकता। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह किनके कारण होता है? आयनों के कारण। और कौन से आयनों के कारण? धन आयन और ऋण आयन के कारण, है ना? तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इजीली आपको समझ में आ गए। अब एक प्रश्न और बनता है हमारा
कि अंतर है किस किस में, धात्विक चालकता यानी कि मेटेलिक कंडक्टिविटी, और एक आता है विद्युत अपघटनी चालकता। धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता, मेटेलिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में अंतर है ना। बहुत सिंपल है। धात्विक चालकता, तो धात्विक चालकता में विद्युत धारा का प्रवाह किन में होता है बताइए, धातुओं में। तो हम लिखेंगे कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह धातुओं में होता है, जबकि यहाँ पर हम लिखेंगे कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह किन पदार्थों में होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थों में। तो हम कहेंगे कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह विद्युत अपघट्य पदार्थों में होता है। पहला अंतर कितना सिंपल है, धात्विक चालकता में विद्युत धारा का प्रवाह धातुओं में होता है और विद्युत अपघटनी चालकता में विद्युत धारा का प्रवाह विद्युत अपघट्य पदार्थों में होता है। फिर इसमें विद्युत धारा किस रूप में बहती है, मैंने आपको जब इसकी डेफिनेशन बताई थी तो ये लिखा है इलेक्ट्रॉनों के रूप में। इसमें विद्युत धारा जो है हमारी, हम लिखेंगे इसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के रूप में बहती है, इलेक्ट्रॉनों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। जबकि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इनमें जो विद्युत धारा होती है वो आयनों के रूप में बहती है ना। कौन कौन से आयनों के रूप में बहती है, धनायन और ऋणायन के रूप में। तीसरा अंतर यह है कि जब इन धातुओं में विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है ना तो उस धातुओं का विघटन नहीं होता है ना। यहाँ पे लिखना होगा कि जब इनमें विद्युत धारा बहती है तो विद्युत धारा के बहने के कारण धातुओं का विघटन नहीं होता है। आपने कभी देखा कि लोहे में जब विद्युत धारा बह रही है तो लोहा टूट जाएगा, या तांबे के तार में विद्युत धारा बहती है तो तांबे में क्रैक पड़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है ना। धातुओं में जब विद्युत धारा बहती है तो उस पर कोई असर नहीं आता है, वो बिल्कुल इजीली फ्लो के साथ धारा बहती रहती है और उस धातु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जब इन विद्युत अपघटनी पदार्थों में जब विद्युत धारा बहती है तो विद्युत अपघटनी पदार्थों का क्या हो जाता है, पदार्थों का विघटन हो जाता है। कैसे विघटन हो जाता है, किन किन रूपों में हो जाता है, वो धन आयन और ऋण आयन में डिवाइड हो जाता है ना। जैसे सोडियम क्लोराइड था, आप सोडियम क्लोराइड पे विद्युत धारा मतलब जब उसमें से प्रवाहित होगी तो वो धन आयन और ऋण आयन में दो भागों में डिवाइड हो चुका होगा, है ना। अगली बात, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण इनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब इनमें विद्युत धारा बहती है तो इनके रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं। क्यों भाई, इसलिए अपरिवर्तित रहते हैं क्योंकि उसका विघटन ही नहीं हुआ। धातु तो जैसी थी वैसी की वैसी है, यदि उसका विघटन होता तो उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि यहाँ पर विद्युत अपघट्य पदार्थों का विघटन हो जाता है ना, तो जब विघटन हो जाता है तो इन पदार्थों के जो रासायनिक गुण है उनका क्या होगा, रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके 4 अंतर। अगला आखिरी अंतर, ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकता कम होती है और ताप कम करने पर चालकता बढ़ जाती है। ये क्या हुआ, उल्टा उल्टा हो रहा है। देखिए, चालकता को C से प्रदर्शित करते हैं और टेम्परेचर को T से। टेम्परेचर व्युत्क्रमानुपाती है 1/T के। क्या मतलब इसका, उल्टा बोल दिया मैंने। चालकता व्युत्क्रमानुपाती है ताप के, या यूं लिख दो आप इसको, उल्टा में लिख सकते हैं अपन, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C, या यूं कह दो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी T व्युत्क्रमानुपाती है C के या C व्युत्क्रमानुपाती है T के। C और T क्या चीज़ है भाई, C मतलब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता, C का मतलब क्या है, चालकता, और T का मतलब क्या है, ताप।
ताप बढ़ाने पर चालकता कम हो जाएगी, ताप कम करने पर चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह कम होता है, और जब किसी धातु को ठंडा कर देते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है। कभी कभी होता है ना ऐसा कि अचानक से हम पंखा चलाते हैं, वो गर्म हो जाता है, और बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण फिर आग लग जाती है उसके अंदर और मोटर जल जाती है और वो धीरे 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 चलता है। तो ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है और ताप घटाने पर चालकता बढ़ती है। कौन सी चालकता? धात्विक चालकता। जबकि इधर हम कहेंगे C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T या T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इट मीन्स कि चालकता जो है वो ताप के समानुपाती होती है, या यूं कह लो ताप चालकता के समानुपाती होता है। वैसे सही जो है वो ये होता है ना, C वाला। फिर से लिख देते हैं अपन इसको, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी कि अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो विद्युत अपघटनी चालकता बढ़ेगी, और ताप कम करोगे तो विद्युत अपघटनी चालकता घटेगी। ठीक है, तो ये आपको पांचों अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गए। एक बार और उसको रिवाइज कर लेते हैं। धात्विक चालकता, यह धातुओं में उत्पन्न होती है। विद्युत अपघटनी चालकता, यह विद्युत अपघट्य पदार्थों में उत्पन्न होती है। दूसरा अंतर, धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है, जबकि विद्युत अपघटनी पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के रूप में होता है। अगली बात, धातुओं में जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उनका विघटन नहीं होता, वो नहीं टूटती हैं, जबकि विद्युत अपघटनी पदार्थों में जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वो अपने अपने आयनों में टूट जाती हैं, उनका विघटन हो जाता है, वो धन आयन और ऋण आयन में डिवाइड हो जाती हैं। अगली बात, चूंकि विघटन ही नहीं हुआ है तो इनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इनमें विघटन होता है इसलिए इनके रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। अगली बात कि चालकता जो है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है और ताप घटाने पर चालकता बढ़ती है, जबकि विद्युत अपघटनी चालकता जो है वो तापमान के समानुपाती होती है। मतलब ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, ताप घटाने पर चालकता भी घटती है। ठीक है, तो ये कितने सारे प्रश्न पढ़ लिए आज हमने। फिर से रिवाइज करवाती हूँ मैं आपको। पहला, विद्युत रसायन किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और इसकी क्रियाविधि का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको हम विद्युत रसायन कहते हैं, है ना। फिर धात्विक चालकता किसे कहते हैं? कि धातुओं में जब विद्युत धारा बहती है इलेक्ट्रॉनों के रूप में तो उसको बोलते हैं धात्विक चालकता। विद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं? जो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक, परंतु पिघली हुई अवस्था में विद्युत के कुछ सुचालक होते हैं, उसको हम विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जिनका पूरी तरह आयनन हो जाता है, और दुर्बल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जिनका पूरी तरह आयनन नहीं होता है। हमने इसमें अंतर भी पढ़ा था। विद्युत अपघट्य कौन होते हैं? जो ठोस अवस्था में भी कुचालक और पिघली हुई अवस्था में भी विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज और यूरिया। ठीक है, और फिर विद्युत अपघटनी चालकता की परिभाषा क्या थी? कि विद्युत अपघट्य पदार्थों में विद्युत धारा का आयनों के रूप में बहना विद्युत अपघटनी चालकता कहलाती है। और अंत में हमने क्या किया? इन दोनों में डिफरेंस पढ़ा। तो आज जो हमने 4-5 प्रश्न पढ़े हैं वो पता है किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ठीक है, इसके बाद अब हम रासायनिक ऊर्जा से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। मतलब अगला जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा है जो आपको इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह यानी धात्विक चालकता, विद्युत अपघटनी चालकता और रासायनिक ऊर्जा सबका मिला जुला दिखाई देगा। और जो आपका अगला टॉपिक है वो हमने क्लास 11th में पहले से ही पढ़ा हुआ है। क्या प्रश्न है हमारा अगला? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन को समझाइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कक्षा 11वीं में आप इसको पढ़ चुके हो। एक बार और सुनो प्रश्न। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन को समझाइए।
इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण मतलब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। तो आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन को एक साथ हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स, है ना। रेड बना है रिडक्शन से, मतलब कि अपचयन से, और ऑक्स शब्द जो है वो बना है ऑक्सीडेशन से, मतलब कि ऑक्सीकरण से, है ना। याद आया? 11th क्लास में एक चैप्टर था रेडॉक्स अभिक्रिया वाला चैप्टर। तो क्या होता है ऑक्सीकरण और अपचयन, समझे इसको हम। ऑक्सीकरण लेकिन किस आधार पे पढ़ना है हमको? ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को लेने और देने के आधार पर स्थानांतरण, ठीक है। बहुत सिंपल परिभाषा है। ऑक्सीकरण पता है किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन। कितना सिंपल है। अगर किसी परमाणु ने, किसी विलगित परमाणु ने, विलगित मतलब उदासीन, आइसोलेटेड, न्यूट्रल, किसी उदासीन परमाणु द्वारा जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उसके पास इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो जाती है, परंतु उस पर धनावेश की वृद्धि हो जाती है ना। यदि कोई परमाणु, यदि कोई उदासीन धातु परमाणु स्पेशली, हाँ ये भी याद रखना कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन त्यागते हैं? उदासीन धातु परमाणु। तो जब किसी उदासीन धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो जाती है, परंतु धनात्मक आवेश की वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रिया को डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन की कमी, वी इलेक्ट्रॉनीकरण भी इसको कहते हैं। जबकि अपचयन की क्रिया में क्या होता है? यदि उदासीन की बात करें, है ना, जब कोई परमाणु, जब कोई अधातु परमाणु, जब कोई उदासीन अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन की तो वृद्धि हो जाती है और उस पर ऋण आवेश आ जाता है, ठीक है। किसकी बात चल रही है? उदासीन अधातु परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाएगा, पर अधातु के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर कोई धनायन, धनायन मतलब कि कोई धातु आयन, है ना, धनायन के स्थान पे ये शब्द अच्छा रहेगा। जब कोई धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब क्या होगा? भैया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की तो वृद्धि हो जाएगी, परंतु उसका जो धनावेश है, धनावेश में कमी होगी। उल्टा, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की कमी तो धनावेश में वृद्धि, प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन प्लस चार्ज यहाँ पर कम हो जाता है, उसको डी इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं, और इस क्रिया को इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनीकरण इसको कहा जाता है, ठीक है। अब इन सब बातों को अपन समीकरण के रूप में समझते हैं। एक तरह से अपन यहाँ पे अंतर क्रिएट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का त्यागना, उदासीन धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कमी, और धनावेश में क्या हो जाती है? वृद्धि। और इस प्रक्रिया का एक और नाम क्या है? डी इलेक्ट्रोनेशन, यानी कि वी इलेक्ट्रॉनीकरण, ठीक है। अब अपन इसको समीकरण के रूप में समझते हैं। पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन की समीकरण समझाती हूँ, बहुत सरल है। देखिए, धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल। तो मेटल के लिए हम क्या यूज करेंगे? एम। और अगर कोई मेटल उदासीन है, उदासीन मतलब कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर,
तो उसको ब्रैकेट में S लिखते हैं, सॉलिड। सॉलिड मतलब क्या? ठोस। उदासीन ठोस धातु है, इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसके ऊपर क्या आ गया? एक प्लस चार्ज। और S के स्थान पे हम इसको लिखेंगे AQ। AQ मतलब, AQ का मतलब होता है एक्वस, AQUOS, एक्वस, है ना। मतलब ये जलीय विलयन में बदल चुका है, अब वो उदासीन ठोस पदार्थ नहीं रहा, अब वो लिक्विड फॉर्म में आ गया है। विद्युत अपघट्य यही तो होता है कि ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, पर पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे देखो सोडियम है ना, सॉलिड फॉर्म में सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 281, परमाणु क्रमांक कितना है सोडियम का? 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। सारे धातु परमाणु हो या दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसकी तरह बनना चाहते हैं? उत्कृष्ट गैसों की तरह। सब चाहते हैं कि उनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो वो ज़्यादा आसान होगा। तो सोडियम क्या करेगा भाई? इसके जैसा 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो सोडियम पे क्या आ जाएगा? एक प्लस चार्ज, है ना, एक्वस हो गया ये। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे हो गई? 281 की बजाय 28। और एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक संरचना 282। अब इसको उत्कृष्ट गैस की तरह अपना अष्टक पूरा करना है, तो या तो 6 को ग्रहण करे या 2 को त्याग दे। 2 त्यागना आसान है ना, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्जेस आ गए, तो ये हो गया 2-8। आया समझ में? एक्वस फॉर्म में है ये। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एल्यूमिनियम सॉलिड 283, मतलब परमाणु क्रमांक 13, बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 5 ले या 3 त्याग दे, तो ये एल्यूमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 बार प्लस चार्ज आ जाएंगे, है ना। ये भी हो गया एक्वस फॉर्म में। समझ में आया अच्छी तरह से ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उदासीन विलगित धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उस पर उतने धन आवेश बढ़ जाते हैं। चूंकि इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इसको डी इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं। क्लियर बिल्कुल? चलिए अब अपन समझते हैं रिडक्शन यानी कि अपचयन क्या होता है। अपचयन 2 तरह का होता है। 2 तरह का कैसे? एक तो ये कि उदासीन अधातु परमाणु द्वारा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो माइनस चार्ज आता है उसके ऊपर, है ना। अभी क्योंकि हमको इस चैप्टर में रासायनिक ऊर्जा के बारे में जब हम पढ़ेंगे कि जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो एक सेल है डैनियल सेल, उसमें जो अपचयन है वो सेकेंड वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि जब किसी धातु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन में तो वृद्धि हो जाएगी और धनावेश में कमी हो जाएगी। मैं आपको सेकंड वाला एग्जाम्पल पहले समझाती हूँ। अपन उल्टा लेते हैं इसको। आप इमेजिन करो कि अपने पास एक धातु आयन है, धातु आयन मेटेलिक आयन है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में है। 1 प्लस चार्ज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, वो देखो। अब हमारा मन हो रहा है कि यार इस बेचारे को इसका इलेक्ट्रॉन वापस कर देते हैं, है ना। इसने जो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था वो इसको अपन वापस रिटर्न कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वापस करने पर क्या होगा कि इसका जो प्लस चार्ज है वो कम हो जाएगा। चूंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल चुका है तो उसका एक प्लस चार्ज कम हो जाएगा और ये एक्वस फॉर्म से वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक सोडियम का एग्जाम्पल। सोडियम आयन है, इलेक्ट्रॉन्स 2-8 है। मैं आपको जस्ट उल्टा समझा रही हूँ, है ना। सोडियम आयन के पास 2-8 इलेक्ट्रॉन्स है। हमको इस पे दया आ गई और हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया कि ले भाई तेरा सोडियम इलेक्ट्रॉन ले जा। क्या होगा? ये होगा कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन फिर से हो जाएंगे 2-8 ही, लेकिन सोडियम का जो चार्ज है प्लस चार्ज वो खत्म हो जाएगा। एल्यूमिनियम का एक एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं आपको। एल्यूमिनियम पे 3 प्लस चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है 2-8। अब हमने क्या करा, एल्यूमिनियम को 1 इलेक्ट्रॉन वापस दिया, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन देने पर क्या होगा, एल्यूमिनियम के ऊपर अब 2 प्लस चार्ज रह जाएंगे,
आई बात समझ में? 3 प्लस चार्ज थे, इट मीन्स उसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे। अब हमने उसको उसका 1 इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन वापस दिया तो 1 प्लस चार्ज कम हुआ। अगेन हम एक और इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, उसका एक और चार्ज कम होगा। जब हम उसको डायरेक्टली 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे तो तीनों चार्ज उसके कम हो जाएंगे, है ना। अच्छा, अब एक उदाहरण अपन ऐसा भी लेते हैं यहाँ पर। कैसा उदाहरण? उदासीन वाला एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। या पहले थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें अपन। Fe के ऊपर 3 प्लस चार्ज है, हमने उसको उसके 2 इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए। यहाँ पे लिखते हैं अपन एक्वस Fe प्लस 3 प्लस, फेरिक आयन बोलते हैं इसको। 2 इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए, क्या होगा? Fe के ऊपर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा और अभी भी ये एक्वस ही है। समझ में आई ना बात? 3 प्लस चार्ज थे, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, हमने उसको उसके 2 इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए तो उसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आ गया। इसी तरह से मान लो जो Cu पे सिंगल प्लस है, 2 प्लस है, चलो इसको उसका 1 इलेक्ट्रॉन वापस दिया, क्या हो जाएगा? 1 प्लस चार्ज, और अगेन एक और प्लस चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो ये उदासीन हो जाएगा। कोई चार्ज नहीं होता है तो सॉलिड फॉर्म, और अगर कोई भी चार्ज होता है तो एक्वस फॉर्म, है ना। अब मैं आपको इसका उदासीन वाला उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि मान लो क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 17, परमाणु क्रमांक के 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। अष्टक पूरा करना चाहता है क्लोरीन, क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्लोरीन पे आ जाएगा 1 माइनस चार्ज। यदि कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर ऋण आवेश आता है, परंतु पहले से ही धनावेशित आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो फिर उसके ऊपर प्लस चार्ज उसका कम हो जाता है। तो समझ में आया अच्छी तरह से ऑक्सीकरण और अपचयन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हमको एक बात और समझनी होगी कि जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो एक साथ होने पर उसको हम क्या कहते हैं? ये लिखा ऊपर, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। आप लोगों ने 11th क्लास में चीज पढ़ी है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ संपन्न होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जिंक सॉलिड फॉर्म में प्लस क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक बोलेंगे इसको, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। रिवर्सिबल का चिन्ह, उत्क्रमणीय का, क्योंकि दोनों दिशाओं में रिएक्शन संपन्न होती है। जिंक पे 2 प्लस चार्जेस, या गया एक्वस फॉर्म में, और कॉपर सॉलिड फॉर्म में। ये जो आपके सामने उदाहरण लिखा है ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है। तो हम पहले जिंक और इस जिंक को देखते हैं। जिस प्रकार अर्जुन जो होता है काफ़ी अच्छा धनुर्धारी होता है और उसको उनके द्रोणाचार्य कहते हैं कि भैया तोते, आपको पेड़ पे एक तोता बैठा है और आपको उस पर निशाना लगाना है, उसको डायरेक्ट तोते की आंख दिखाई देती है। ठीक ऐसे ही हमको अभी कहाँ निशाना लगाना है? जिंक पे। तो जिंक और जिंक आयन को देखो, बस आसपास मत देखो क्या क्या लिखा है। ये क्या लिखा है? जिंक, है ना, सॉलिड फॉर्म में लिखा है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? जिंक आयन। मतलब क्या हुआ होगा, सोचो जरा। जिंक सॉलिड फॉर्म में है, जिंक आयन के रूप में है, 2 प्लस चार्जेस है, मतलब क्या हुआ होगा? ये हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, और इलेक्ट्रॉनों का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीकरण, ठीक है। अब हमारे लिए तोता बन गया कॉपर। क्यूप्रिक आयन को देखो और इस सॉलिड कॉपर को ध्यान से देखो, लिख लेते हैं यहाँ पे Cu पे 2 प्लस चार्ज है, मतलब वो एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पर Cu सॉलिड फॉर्म में है। क्या हुआ होगा सोचो, 2 प्लस चार्जेस हैं और चार्ज गायब हो गए। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स त्यागे ना
वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कॉपर ने ग्रहण कर लिया, कॉपर आयन ने ग्रहण कर लिए। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसने ग्रहण कर लिए तो ये सॉलिड कॉपर बन गया। इट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन, मतलब कि अपचयन। इसलिए हम उस ऊपर वाले रिएक्शन को क्या लिखने वाले हैं, अपचयन। अब बोलो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एक और हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा कि रेडॉक्स अभिक्रिया